हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बालक की विशेषताओं का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक और समस्या बालक, ये सभी बालकों के प्रकार कंप्लीट करेंगे। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, इनके प्रकार क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट की जाएंगी। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन होते हैं? जब कोई सामान्य बालक किसी भी कारण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या संवेगात्मक रूप से अन्य सामान्य बालकों से किसी भी क्षेत्र में पिछड़ जाता है तो इसे पिछड़ा बालक कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे कोई सामान्य बालक हैं, 10 बालक हैं मान लीजिए, और वह किसी भी क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक या बौद्धिक किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कोई एक बालक 9 बालकों से पिछड़ जाए, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ जाए तो उसको क्या कह देंगे? पिछड़ा हुआ बालक कह देंगे। आगे देखेंगे सर सिरिल बर्ट के अनुसार। सर सिरिल बर्ट ने एक परिभाषा दी है पिछड़े बालकों की। वह बालक जो वर्ष के अंदर अपनी आयु से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता उसे पिछड़ा हुआ बालक कहा जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए इनकी परिभाषा भी वही है कि मान लीजिए कोई 10 बच्चे एक ही आयु के हैं और 9 बच्चे किसी कार्य को कर लेते हैं और एक बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता, तो क्या होगा? वह पिछड़ा हुआ बालक कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये परिभाषा हो गई सिरिल बर्ट के अनुसार। सिरिल बर्ट ने पिछड़े हुए बालकों को पहचानने के लिए एक सूत्र भी दिया है, आगे देखेंगे उसको। सर सिरिल बर्ट ने बच्चों के पिछड़ेपन के संबंध में जब अपनी अवधारणा प्रस्तुत की तो उन्होंने निम्नांकित सूत्र भी दिया। कौन सा सूत्र दिया? आगे देखेंगे। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु, यहाँ पर होगा शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये इन्होंने शैक्षिक लब्धि का एक फार्मूला दिया था। अब यहाँ पर देखिए एक आपको बुद्धि लब्धि का फार्मूला बताया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और यहाँ पर देखिए शैक्षिक लब्धि में यहाँ पर आ जाएगा शैक्षिक लब्धि बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ध्यान दीजिएगा दोनों ही फार्मूले अलग अलग हैं। इससे शैक्षिक लब्धि निकलती है और बुद्धि लब्धि से बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ये फार्मूला क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि लब्धि। ये जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि लगभग कितनी होती है? 85 से कम होती है। जैसे पिछड़े हुए बालकों में आ जाते हैं जड़ बुद्धि वाले, जिनकी 25 से भी कम होती है, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, ये सभी आ जाते हैं पिछड़े हुए बालकों में। अब जैसे पिछड़े हुए बालकों में कुछ बालक मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, कुछ बालक मानसिक रूप से दुर्बल या असमर्थ होते हैं, मतलब मानसिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से पिछड़े। आगे देखेंगे पिछड़े हुए बच्चों की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। क्या क्या होता है इनमें? बुद्धि की क्षीणता, मतलब बुद्धि कम होती है, इनमें क्षीण होती है। नेक्स्ट है मानसिक ग्रंथियाँ। अब इनकी जो मानसिक ग्रंथियां होती हैं पिछड़े हुए बालकों की, ये भी कमज़ोर होती हैं। ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं। असफलता अधिक होना, प्रत्येक क्षेत्र में ज़्यादा तक असफल होते हैं, इसीलिए ये पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है देर से सीखना और काम करना। क्या करते हैं ये? कोई चीज़ को देर से सीख पाते हैं, देर से किसी काम को करते हैं, इसीलिए सामान्य बच्चों से ये पिछड़ जाते हैं। कार्यविधि में पुरानापन, नई नई कार्यविधियों को नहीं अपनाते, मतलब सृजनात्मक नहीं होते, नई नई चीज़ें नहीं ढूंढते, वही पुराने जो उनको पता होता है वैसे ही किसी कार्य को किसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। आगे देखेंगे दूसरों पर निर्भर रहना। ये ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा कोई ये कार्य कर दे तो हम भी ऐसे कर लें, मतलब तो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कार्यों में निर्णय ना कर सकना। अब जैसे कोई कार्य इनको करना है तो ये खुद निर्णय नहीं करते बल्कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरों का सोचते रहते हैं कि ये कोई हमको बता दे हम ये कार्य कर लें, तो ये कार्यों का निर्णय भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है परिवार और समाज के लिए समस्या होना। अब ये बालक पिछड़े हुए होते हैं, सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं तो परिवार और समाज के लिए समस्या भी होते हैं। समाज विरोधी प्रवृत्ति होना, समाज में विरोधी प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। निराशावादी होते हैं, इनके अंदर कोई आशा नहीं होती, कोई उल्लास नहीं होता, निराशा होती है।
नेक्स्ट है समाज के वातावरण में कुसमायोजन। अब देखिए ये पिछड़े होते हैं तो क्या होता है इनमें कुसमायोजन, मतलब समाज के वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इनमें होता है कुसमायोजन। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ कुछ पिछड़े बालकों की विशेषताएं कुछ यहाँ पर दी गई, क्या क्या होता है इनमें, प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में ये पिछड़े हुए होते हैं तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। आगे देखेंगे पिछड़े हुए अथवा मंदबुद्धि बच्चों का निदान। अब इनके निदान के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें उनके सामान्य ज्ञान तथा निष्पत्ति की जांच विभिन्न परीक्षणों द्वारा की जाए जिससे उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाए। क्या किया जाए उनके निदान के लिए, तो सबसे पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि किस क्षेत्र में वे पिछड़े हैं और किस वजह से पिछड़े हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब तक पता नहीं चलेगा कि किस वजह से ये पिछड़े हैं तो तब तक उसका उपचार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना कि किस कारण से यह पिछड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाए। अब देखिए बहुत से विकार ऐसे भी होते हैं जो दूर किए जा सकते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो दूर नहीं किए जा सकते। तो अगर दूर किए जा सकने वाला उनके अंदर कोई शारीरिक विकार हो जिसकी वजह से पिछड़ गए हो तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्गीकरण करके जो बालक सामान्य बालक के समीपवर्ती हो उनको विशेष शिक्षा प्रदान की जाए। इनका अलग अलग वर्गीकरण किया जाए, कौन किस क्षेत्र में पिछड़ा है, तो क्या किया जाए आगे, जो बालक सामान्य बालकों के ज़्यादा तक समीप रहता हो उनको विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इन पर वैयक्तिक ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से इन पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बालक का रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। रिकॉर्ड जैसे पोर्टफोलियो में बच्चों का रिकॉर्ड बनाया जाता है तो ऐसे जो पिछड़े हुए बालक होते हैं इनका रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए और हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कितनी इनमें प्रगति हुई, कि ये लोग और नीचे जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मंदबुद्धि बच्चों के निदान के कुछ पॉइंट बताए गए हैं। अब आगे देखेंगे पिछड़े हुए अथवा मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा। अब इन्हें शिक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अब देखिए जो पिछड़े हुए बालक होते हैं इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और साथ ही इनके जिस क्षेत्र में पिछड़े हों उनका उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है धीमी गति से पढ़ाना। अब ये जल्दी तो किसी चीज़ को सीख नहीं पाते, विशेषताओं में बताया गया कि ये देर से किसी काम को करते हैं, जल्दी नहीं सीख पाते, तो इनको धीमी गति से पढ़ाना चाहिए जिससे वह चीज़ों को सीखते चलें, पढ़ने में रुचि लें, इसीलिए इनको धीमी गति से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इनको दिया जाना चाहिए जिससे कि सफल उपलब्धि ये कर सकें और उद्योगशाला में भी इनको उद्योगों की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए जो इनके लिए लाभकर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। इनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है, 50 से भी कम होती है, तो विशेष प्रकार के इनके लिए विद्यालय होने चाहिए, विशेष प्रकार के टीचर्स होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए जो इनको सही तरीके से पढ़ा सकें। नेक्स्ट है सहिष्णुता और सहयोग का प्रयोग। इनके साथ क्या ये ज़्यादातर कुसमायोजित होते हैं, समाज में इनका समायोजन हो नहीं पाता है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, सहिष्णुता और सहयोग का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये अपने साथ कार्य करने वालों को काम में मदद करने की इनको प्रेरणा दी जानी चाहिए जिससे इनकी जो समायोजन की योग्यता बढ़ेगी और समायोजन में इन्हें सम्मान भी मिलेगा। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। अब पिछड़े हुए जो बालक होते हैं जल्दी किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर प्रयोग किया जाएगा तो उससे इन्हें मनोरंजन भी होगा और ये चीज़ों को सीखेंगे भी, तो इनके लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास उत्पन्न करना। अब इनके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी होती है तो इन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा इनमें आत्मविश्वास पैदा हो, आत्मसम्मान की भावना आए और संतोष जैसे नैतिक गुणों का इनमें विकास हो। तो इनको ऐसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कामों में इन्हें प्रसन्नता मिले। नेक्स्ट है विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा। अब देखिए जल्दी तो इन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इनके लिए अलग से विशेषज्ञों द्वारा, मतलब जो अलग से टीचर्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं इनके, उनके द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे छोटी कक्षाएं तथा उपयुक्त निर्देशन। अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी कक्षाएं होती हैं, एक कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं, तो ये जो पिछड़े हुए बालक होते हैं इनकी कक्षाओं में कम छात्र होने चाहिए जिससे जो शिक्षक हो उस प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सके और उपयुक्त निर्देशन इनको समय समय पर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियात्मक विधियों का प्रयोग। क्रियात्मक विधि मतलब करके सीखना।
तो इनको कैसी शिक्षा देनी चाहिए? करके सीखने पर, खुद करें और खुद सीखें। नेक्स्ट है कक्षोन्नति पूरे वर्ष के कार्य पर, जब पूरे वर्ष का कार्य पूरा हो जाए तब इनकी कक्षोन्नति की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अभिलेख रखना, इनके अभिलेखों को भी रखना चाहिए, जिससे ये पता चलता रहता है कि कितनी इनकी प्रगति हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट है शोध कार्य हों, शोध मतलब खोज कार्य, खोजने में इनको लगाना चाहिए, शोध कार्य भी होने चाहिए इनके शिक्षा में। पर्यटन करना, पर्यटन करने में भी बालकों को आनंद आता है, तो इनको पर्यटन में भी इनको लगाना चाहिए, जिससे इनके लिए काफ़ी लाभकर हो सकता है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट हुए जो हम पिछड़े बालकों को कैसे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे पिछड़े बालकों की शिक्षा। यहाँ पर होगा पिछड़े बालकों की खोज कैसे कर सकते हैं कि कौन कौन से पिछड़े बालक हैं। यहाँ पर शिक्षा नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, शैक्षिक लब्धि निकालकर। अब शैक्षिक लब्धि का फार्मूला तो अभी पीछे बताया गया है कि शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें शैक्षिक आयु वास्तविक आयु दिया रहेगा, तो उसमें आपको शैक्षिक लब्धि निकालना होगा। यहाँ पर पहचान कर लीजिएगा, पिछड़े बालकों की पहचान कैसे की जाती है। शैक्षिक लब्धि निकाल कर सकते हैं, अवलोकन द्वारा कर सकते हैं, बालकों का विभिन्न क्षेत्रों में अवलोकन करके तो शिक्षण द्वारा कर सकते हैं, और निरीक्षण द्वारा कर सकते हैं। निरीक्षण बच्चे का प्रत्येक क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे कि तो उसमें समझ में आ जाता है कि इस क्षेत्र में बच्चा पिछड़ा है। तो ऐसे हम पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पिछड़ा बालक है, किस क्षेत्र में पिछड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे मंदबुद्धि बालक। जब किसी बालक की बुद्धि सामान्य औसत स्तर से कम होती है तथा साथ ही साथ उसमें समायोजनशील व्यवहार करने की क्षमता भी सामान्य बालक से कम होती है, ऐसे बालक को मानसिक रूप से मंदित या मंदबुद्धि बालक कहते हैं। अब मंदबुद्धि बालक भी देखिए पिछड़े बालकों से कुछ संबंधित हो गए। इनकी बुद्धि क्या होती है? जो सामान्य स्तर की औसत बुद्धि होती है, सामान्य स्तर की औसत बुद्धि 90 से 110 के बीच में होती है। तो जो ये मंद बुद्धि बालक होते हैं इनकी बुद्धि सामान्य से कम होती है, और साथ में ही समायोजनशीलता की जो क्षमता होती है वह भी इनके अंदर कम होती है। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? मानसिक रूप से मंदित या मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। एक परिभाषा देखिए यहाँ पर दी गई है क्रो एंड क्रो के अनुसार, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो ये देखिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बुद्धि लब्धि 70 से कम वह होते हैं मंद बुद्धि बालक। नॉर्मली रूप से औसत से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह होते हैं मंद बुद्धि बालक। आगे देखेंगे मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। तो यहाँ पर फर्स्ट विशेषता है सीखने की गति धीमी होती है। अब ये जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनकी सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है। बहुत धीमी गति से ये सीखते हैं, कोई भी चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाते हैं। संवेदी गामक विकास मंद होता है। मंदबुद्धि बालक मतलब हर चीज़ें इनकी मंद होंगी तभी इनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए संवेदी गामक विकास भी इनका मंद होता है। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। इनकी शारीरिक रूप से क्या आवश्यकताएं हैं अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ये शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी इनका खराब रहता है, ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहते हैं। चिंतन कल्पना दिवा स्वप्न आदि विकसित नहीं होता है इनमें। संवेगात्मक स्थिति का अभाव होता है। स्मृति मतलब याद करने की जो क्षमता होती है वह भी कमज़ोर होती है। भाषा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। आत्मविश्वास की इनमें कमी होती, पिछड़े बालकों में भी कमी थी और इनमें भी कमी होती है। सामाजिकता तथा समायोजन की भी कमी होती है। समाज में ज़्यादा ये घुल मिल कर नहीं रहते हैं और समायोजन भी नहीं कर पाते अच्छे से। किसी भी वस्तु पदार्थ पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी स्मृति क्षमता कमज़ोर होती है। ये ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। असफलता का भय इनको बना रहता है क्योंकि ये मंदबुद्धि बालक होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरह से तो किसी चीज़ को कर नहीं पाते, तो इनको असफलता का भय भी बना रहता है। कार्य कारण से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, कोई कार्य किस कारण से हुआ नहीं जान पाते। ये व्यवहारिक ज्ञान तार्किक ज्ञान सामान्य समझ में अपरिपक्वता दिखाई देती है इनके। तो ये देखिए यहाँ पर मंदबुद्धि की कुछ विशेषताएं हुई। मंदबुद्धि बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं आगे देखेंगे। मंदबुद्धि के कारण। अब मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके, तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट है गुण सूत्रों में विकृति। सामान्यतः मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों में विकृति, मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं, इनमें से किसी के 47 हो गया या किसी के एक कम हो गया या किसी के एक ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होता है? मंदबुद्धि का ये कारण होता है। नेक्स्ट है जन्म के समय कोई रोग होने पर, मान लीजिए बच्चे का जब जन्म हुआ और उसे कोई रोग हो गया तो उसके कारण भी मंदबुद्धिता होती है। प्रतिकूल वातावरण होने पर, बच्चे को जैसा वातावरण चाहिए
वैसा उसको वातावरण ना मिले तो उसके कारण भी मंदबुद्धिता होती है। चोट, दुर्घटना, कुपोषण आदि के कारण बहुत से बच्चों को जैसे कुपोषण हो जाता है संतुलित आहार ना मिलने के कारण, तो उनको क्या होता है, मंदबुद्धि हो जाते हैं। वह कोई दुर्घटना हो गई बच्चों के साथ, कोई चोट लग गई, तो उसके कारण भी मंदबुद्धिता होती है। आगे देखेंगे मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा कैसे प्रदान करनी चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों की इनके लिए स्थापना करनी चाहिए। जो मंदबुद्धि के लिए सहायक हो, विशिष्ट अध्यापक भी होने चाहिए वहाँ पर, जो इनको सही तरीके से पढ़ा सकें। पृथक कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, अलग अलग कक्षाएं होनी चाहिए। अब देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग मानते हैं, कोई मानते हैं पृथक कक्षाएं होनी चाहिए, कोई मानते हैं नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रदर्शन विधि देखिए मंदबुद्धि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कोई चीज़ प्रदर्शन के माध्यम से जब इनको सिखाई बताई जाती है तो इन लोगों के दिमाग में थोड़ा बैठती है वो। नेक्स्ट है संप्रेषण व सामाजिकता के कौशल का विकास करना चाहिए। समाज में इन्हों ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण के अवसर देने चाहिए, सामाजिकता के कौशल का विकास करना चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। देखिए जो मंदबुद्धि होते हैं ज़्यादा ये किसी चीज़ को तो कर नहीं पाते, इनको हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। सरल शिक्षण विधियों का इनके लिए प्रयोग करना चाहिए। सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग करनी चाहिए क्योंकि कठिन को तो ये समझ नहीं पाएंगे। प्रेम व सहानुभूति पूर्वक इनको शिक्षा देनी चाहिए जिससे इनका सही रूप से विकास हो सके और धैर्य के साथ ये किसी कार्य को कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे मंदबुद्धि बालकों की पहचान इनकी कैसे की जाती है। वही चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर भी अवलोकन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों में अवलोकन करके किस क्षेत्र में मंदबुद्धि हैं, परीक्षण करके विभिन्न परीक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए बुद्धि लब्धि निकालकर, शैक्षिक लब्धि निकालकर, शैक्षिक लब्धि के द्वारा भी पीछे फार्मूला बताया गया। विद्यालय अभिलेखों के द्वारा जैसे पोर्टफोलियो, जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, बच्चे के इतिहास, जीवन के इतिहास के बारे में पता करके कि कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी, क्या हुआ बच्चे के साथ, तो इन चीज़ों के बारे में पता करके बच्चे की मंदबुद्धिता की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, तो इनकी विशेषताएं देखेंगे। जो बालक शरीर के अंगों की साधारण व गंभीर क्षति के कारण सामान्य रूप से क्रियाओं में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, विकलांग बालक कहलाते हैं। कौन से विकलांग बालक होते हैं? कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों की तरह किसी क्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? विकलांग बालक कहलाते हैं। अब विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की विशेषताएं हैं, जैसे शरीर के अंग खराब होना, कोई अंग मान लीजिए हाथ, पैर, कोई उंगली, कुछ भी खराब होना, तो ये विशेषताएं होती हैं। शरीर का पूरी तरह काम ना करना, किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि वो उनका शरीर पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाता, किसी की कमर से कोई चल नहीं पाता, ऐसे ही शरीर में कोई भी अंग अगर खराब है तो वह हो जाएगा शारीरिक रूप से विकलांग। संवेगात्मक असंतुलन होना, संवेग अस्थिर होना, असंतुलित होना, कहीं भी कोई भी व्यवहार कर देना, समझ ना पाना। नेक्स्ट है भिन्न विचार व दृष्टिकोण होना, पूरे समूह से या समाज से अलग विचार होना, अलग दृष्टिकोण होना। नेक्स्ट समाज आश्रित होना, समाज के ऊपर आश्रित होना, समस्यात्मक होना, समस्या बालक आगे बताया जाएगा, समस्यात्मक होना, विकास में रुकावट होना, तो ये सभी होते हैं विकलांग बालकों की विशेषताएं। अब आगे देखेंगे विकलांग बालकों के प्रकार। अंधे और अंधे के करीब। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंधे होते हैं, जिनको बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, अंधे के करीब होते हैं। तो ये हैं विकलांग बालकों के प्रकार। बहरे और आधे बहरे, कुछ पूरे बहरे होते हैं, कुछ कम बहरे होते हैं। ऐसे ही बाणी दोष वाले, मिर्गी रोग वाले, कोमलांग, बहुत ही कोमल अंग जिनके होते हैं, अपंग जो चल फिर नहीं पाते, तो ये हो गए कुछ विकलांग बालकों के प्रकार। अब आगे देखेंगे विकलांग बालकों की शिक्षा, कैसे इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे अपंग बालकों की शिक्षा। अपंग बालकों को कैसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? दोषों को सुधार करना चाहिए। मान लीजिए उनमें कुछ ऐसे दोष हैं जिसका सुधार किया जा सकता है, तो उनका सुधार करना चाहिए। सहानुभूति दिखानी चाहिए जिससे उनमें कुंठा की भावना ना आए, तो उनमें सहानुभूति उनको दिखानी चाहिए। उनके लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए, साधारण पाठ्यक्रम हो, और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी को, चाहे वे पिछड़े बालक हो, चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे विकलांग हो, सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा जरूरी होती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि से शिक्षा दी जाए। प्रत्यक्ष विधि मतलब जो उनके सम्मुख हो उससे उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अंधे बालकों की शिक्षा। अंधे बालकों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए? अलग विद्यालय
होने चाहिए उनके लिए, अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, ब्रेल पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ब्रेल पद्धति क्या है, जिससे बच्चे, अंधे जो बच्चे होते हैं उनमें हाथ रख के उन अक्षरों को पढ़ते हैं। उभरे हुए अंक होते हैं, 6 बिंदुओं पर बनाए जाते हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति का विकास किया था। तो ये अंधे बालकों के लिए होती है ब्रेल पद्धति। तो अंधे बालकों की शिक्षा के लिए ब्रेल पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंधे हैं तो सुन तो सकते हैं ना, तो इसीलिए इनके लिए श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ध अंधे बालकों की शिक्षा। इनके लिए क्या होना चाहिए, अलग कक्षाएं होनी चाहिए, मोटे व साफ अक्षरों में पुस्तक हो। अब आधे अंधे हैं तो कुछ चीज़ें तो इनको दिखाई देती हैं, मतलब अगर मोटे मोटे अक्षर लिखे होंगे, साफ पुस्तिका होंगी तो उससे थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। ऐसे कक्षा में आगे बैठाना। अब आधे अंधे हैं, अगर कक्षा में आगे बैठा देंगे तो उनको ब्लैक बोर्ड का भी दिखेगा, क्योंकि कुछ कुछ तो उनको दिखता ही है। श्यामपट समीप हो इनके, अच्छी आदतों का इनमें निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बहरे बालकों की शिक्षा। इनके लिए क्या होना चाहिए, अलग विद्यालय होना चाहिए, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा देखिए सभी में इंपॉर्टेंट है, सभी को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है विशेष अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसे दी जानी चाहिए, विशेष अध्यापक होने चाहिए इनको, जो इनको इशारों में पढ़ाया जाता है ना, बहरे जिनको सुनाई नहीं देगा उनको इशारों में पढ़ाया जाएगा, तो इनके लिए विशेष अध्यापक होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अर्धबधिर बालकों की शिक्षा। अर्धबधिर मतलब जिनको कम सुनाई देता है। श्रवण यंत्रों द्वारा, बहुत से श्रवण यंत्र होते हैं जिनको कान में लगा लिया जाता है तो उनको सुनाई देने लगता है, तो श्रवण यंत्रों द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा इनको भी दी जानी चाहिए। क्रियात्मक और खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये देख तो सकते हैं ना, तो क्रियात्मक और खेल विधि में भाग भी ले पाएंगे, तो इसके द्वारा इनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इनकी ओर विशेष ध्यान, रुचि, सहानुभूति देना जरूरी होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे वाणी दोष वाले बालकों की शिक्षा। वाणी दोष मतलब जो अच्छे से बोल नहीं पाते, उनको कैसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बोलने का अभ्यास करा के। अब जैसे कुछ वाणी दोष भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बच्चों को ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको ज़्यादा अभ्यास करा दिया जाए तो वह उसको अच्छी तरह से बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर बोलने का अभ्यास करा के इन्हें सामान्य विद्यालयों में ही सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम और सामान्य विधियों द्वारा शिक्षा दी जाए, जिससे वे अन्य सामान्य बच्चों को देखेंगे और कुछ अपने में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। ये कंप्लीट हुआ विकलांग बालकों के प्रकार, कैसे उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समस्या बालक। समस्या बालक कौन से होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। वे बालक जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व गंभीर रूप से किसी बात में असाधारण होता है, उनको कहते हैं समस्या बालक। क्या होता है, मान लीजिए कोई परिस्थिति है और वो एकदम से असाधारण ओवर एक्टिंग कर दें, एकदम असाधारण व्यवहार कर दें, तो वह क्या कहलाते हैं, समस्या बालक। समस्या बालकों की विशेषताएं देखते हैं जैसे, और क्लियर होगी विशेषताओं से। अवधान कम होता है इनमें, झूठ बोलना, चोरी करना, कक्षा से भाग जाना, ये सभी कौन से होते हैं, समस्या बालक। बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, चोरी करने की लत पड़ जाती है, कक्षा से भाग जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं, ये होते हैं समस्या बालक। नेक्स्ट है कायरता होना, हठीलापन होना, किसी चीज़ की हट लेकर बैठ गए, वो चाहिए तो चाहिए, वो उनके माता पिता के पास हो या ना हो। कायर होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, अनुशासन को बिल्कुल नहीं मानते, अविश्वासी होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते, अश्लील व्यवहार करते हैं, गंदे व्यवहार करते हैं, पिछड़ापन होता है, अपवित्र उनके विचार होते हैं, गलत गलत सोच होती है उनकी। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई समस्या बालक की। अब समस्या व्यवहार के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चे के समस्या व्यवहार के। फर्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम देखिए, माता पिता कैसा व्यवहार है उनका, तो वंशानुक्रम बच्चे को प्रभावित करता है। समस्या व्यवहार के कारण को मूल प्रवृत्तियों का दमन, अगर बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मूल प्रवृत्तियों का दमन ही होता चला जा रहा है तो उसके कारण भी वह समस्या बालक बन जाता है। कोई शारीरिक दोष हो बच्चे में तो भी वह समस्या बालक बन जाता है। अगर वातावरण सही तरीके का प्रदान नहीं किया गया, गलत वातावरण में किसी बच्चे को भेज दिया जाएगा, वैसे ही कुसमायोजित वातावरण में, या समस्या बालक ही जहाँ पर हों, समस्या वाले लोग ही हों, तो वैसे में भी क्या होगा, समस्या बालक बन जाएगा। माता पिता व शिक्षकों का व्यवहार अगर बच्चे के साथ सही तरीके से नहीं होगा, हमेशा उसको डांटा जाएगा, कोई चीज़ उसको नहीं दिलाई जाएगी, तो इससे भी वह समस्या बालक बन जाता है। नैतिक शिक्षा का अभाव, नैतिक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों को, तो नैतिक शिक्षा भी बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। तो ये हो गए समस्या बालक के होने के कुछ कारण। नेक्स्ट देखेंगे समस्या बालक के प्रकार। कौन से प्रकार होते हैं। अति कुशाग्र बुद्धि।
अति कुशाग्र बुद्धि जिनकी होती है वो भी समस्या बालक होने का कारण बन सकती है। अकाल प्रौढ़ बालक, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रौढ़ हो जाते हैं, अचानक से प्रौढ़ता के लक्षण आ जाते हैं उनमें, तो वो भी समस्या बालक होते हैं। पिछड़े बालक भी समस्या बालक कुछ हो जाते हैं। अपराधी व अपचारी, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपराधी बन जाते हैं, वे भी होते हैं समस्या बालक। नेक्स्ट देखेंगे समस्या बालकों की शिक्षा, कैसे इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रेम व सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार, कैसा व्यवहार करना चाहिए इनके साथ घर में या विद्यालय में, बिना निष्पक्षता के प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। धर्म व नैतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा इनको प्रदान करनी चाहिए। क्रियात्मक एवं खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। निर्देशन और परामर्श, टाइम टाइम पर निर्देशन और परामर्श इनके लिए बहुत ही जरूरी होता है ताकि ये गलत रास्ते में ना जा पाएँ, सही रास्ते में आए। नेक्स्ट है अच्छे लोगों के साथ रखा जाए, अच्छी संगत होगी तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे, तो इनको अच्छे लोगों के साथ रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम बुद्धि, योग्यता, रुचि और आवश्यकता के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम कैसा हो, इनकी बुद्धि के, योग्यता के और इनकी रुचियों के और आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम में ये रुचि लें और उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। तो यहाँ से ये बालकों की विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बालकों की विशेषताओं से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।